गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर काइट चैनल्स। आपका काइट चैनल में स्वागत है। तो आज हम आपके सामने लेके आए हैं आपका पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स से नाइट्रोजन फैमिली से नाइट्रिक एसिड्स, और काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है ये नाइट्रिक एसिड्स। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रिक एसिड के विषय में कि नाइट्रिक एसिड क्या है, उसके स्ट्रक्चर्स क्या है, उसके आपका प्रिपरेशन क्या है, उसकी केमिकल्स प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो ये सब हम आपको बताने वाले हैं। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और नाइट्रिक एसिड का भरपूर आनंद लीजिए, किस तरह से हम लोग नाइट्रिक एसिड को आसान तरीके से हैंडल कर सकते हैं और इसके सारे सवाल हमारे पास होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नाइट्रिक एसिड। सबसे पहला है कि नाइट्रिक एसिड जो है, ठीक है, नाइट्रिक एसिड्स में क्या है कि सबसे फर्स्ट पॉइंट्स, मान लीजिए नाइट्रिक एसिड के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखना चाहें तो क्या लिखते हैं। सबसे पहले तो आप नाइट्रिक एसिड को, क्या है इसका फार्मूला होता है HNO3। ये हो गया नाइट्रिक एसिड का फार्मूला। नाइट्रिक एसिड HNO3 कैसा एसिड है ये? आपका एक तरह से ये ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। कैसा है? ऑक्सीडाइजिंग, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। इसके विषय में हम लोग आगे देखेंगे किस तरह से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। तो सबसे पहला है कि आपका इसका बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा। तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है आपका नाइट्रिक एसिड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 355.6 केल्विन होता है। नाइट्रिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट हो गया इसकी बॉइलिंग पॉइंट। इसकी बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं 355.6 केल्विन होता है, और इसके फ्रीजिंग पॉइंट्स जो होते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट्स क्या है इसका 231.1 केल्विन ये होता है इसका फ्रीजिंग पॉइंट्स। समझिए, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट्स होता है। दूसरी बात है कि ये प्योर नाइट्रिक एसिड की हम बात करें, प्योर नाइट्रिक एसिड्स हैव द बॉइलिंग पॉइंट 355.6 केल्विन एंड उसकी फ्रीजिंग पॉइंट 231.1 केल्विन होता है। ठीक है, और इम्प्योर जो नाइट्रिक एसिड होता है, इम्प्योर नाइट्रिक एसिड की क्या पहचान है? इम्प्योर नाइट्रिक एसिड, ध्यान दीजिएगा, इम्प्योर नाइट्रिक एसिड्स जो होता है आपका येलो इन कलर होता है। ठीक है, कारण इसका क्या है? इम्प्योरिटीज का कारण क्या है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इम्प्योर नाइट्रिक एसिड्स इज येलो इन कलर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और इसी को बोलते हैं फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड्स। इसको क्या बोलते हैं? इसी को बोला जाता है फ्यूमिंग। कहीं आपका लिखा रहेगा बुक में, देखिएगा फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। व्हाट इज फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड? आपके साथ एक सवाल यहाँ बन चुका है, आप एक क्वेश्चन भी बना चुके हो कि फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड किसको बोलते हैं। नाइट्रिक एसिड कंटेनिंग डिजॉल्व NO2 एज ए इम्प्योरिटीज, दैट इज कॉल्ड आपका फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड्स। इज इट क्लियर? तो हम लोग नाइट्रिक एसिड के बारे में बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड क्या होता है ये हम लोग जान चुके हैं। अब हम आज बात करेंगे नाइट्रिक एसिड के, सबसे पहली बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसका क्या होगा? स्ट्रक्चर क्या होता है? इसके स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, इसका स्ट्रक्चर लिखना बड़ा आसान है। आप चाहो तो क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग इसके स्ट्रक्चर्स पे आएंगे। नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर्स क्या होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रिक एसिड के स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन का आप जानते हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? नाइट्रोजन का आपको पता होनी चाहिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 5 है। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? 5 होता है इसका। और क्योंकि ये एसिड है, ठीक है, तो ये वाटर में जाने के बाद H+ आयन भी देगा। यही बात सही है कि जैसे मान लें हम नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो नाइट्रिक एसिड यहाँ पे देख लेते हैं, ये नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 2। ठीक है, ये हो गया 5 इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गई। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है? 2, 2, 4 और ये 2, 6। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता है 2 होता है, 2 और 6, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये, और यहाँ पे क्योंकि एसिड हाइड्रोजन जो लाइब्रेट करेगा
ठीक है। हाइड्रोजन क्या करेगा, वाटर में जाने की लाइब्रेट करेगा, तो ऑब्वियसली वो हाइड्रोजन क्या होगा, ऑक्सीजन से अटैच होगा। क्या होगा, ऑक्सीजन से अटैच होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हो गया 2, ये हो गया 2 4। तो यहाँ पे देखिए और एक HNO2 हो गया और एक ऑक्सीजन को हम यहाँ लिख रहे हैं 2 2 4 और 2 6। सारा चीज़ क्लियर है। हम सारे इलेक्ट्रॉन डॉट को लिख चुके हैं जिसके पास क्या क्या है, समझ रहे हैं। और हाइड्रोजन के पास तो आपको पता ही है 1 होता है। और हाइड्रोजन की कहानी क्या है, ड्यूप्लेट का कहानी है, वो ड्यूप्लेट तैयार करेगा। अब देखिए ध्यान से कि ये 2 ऑक्सीजन कहाँ पे यूज कर लिया, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन का यूज कर लिया है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का ऑलरेडी यूज हो गया है, बच गया है 3 इलेक्ट्रॉन अभी इसके पास, 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन बचा है। अब एक इलेक्ट्रॉन आपस में इसके साथ बनाएगा ये, ठीक है, ये इसके साथ बनाएगा ऑक्सीजन के साथ। तो 2 और 1 3 यूज हो चुका है, ध्यान दीजिएगा। और हाइड्रोजन भी अपने आप डिफरेंट पुराना चाहेगा इसके साथ शेयर करके। ठीक है, ये हो गया आपका इधर कंप्लीट। नाइट्रोजन का 3 हो गया। और देखिए ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन का आपका 3 इलेक्ट्रॉन यूज अप हो गया, इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज हुआ, यहाँ ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज हुआ और 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन बच चुका है। और हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन यूज हुआ यहाँ पे, तो हाइड्रोजन के देखिए 2 हो गया। ऑक्सीजन के आसपास 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्सीजन अपने आप में खुश है। अब नाइट्रोजन का देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज किया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज किया और यहाँ पे 6। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि नाइट्रोजन एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। नाइट्रोजन क्या होगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, मतलब कि अपना एक पेयर क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को क्या करेगा, ये डोनेट कर देगा। नाइट्रोजन अपना एक बॉन्ड इसको क्या करेगा, एक पेयर डोनेट कर देगा। क्लियर हो गया। तो आप बोलिए कि ये स्ट्रक्चर्स कोई भारी स्ट्रक्चर तो नहीं था नाइट्रिक एसिड का। ठीक है, ये हो गया आपका नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर। इस तरह से आप नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर बना सकते हो। और ये भी लिख सकते हो, मान लीजिए कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला यहाँ गया होगा तो यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे प्लस होगा। जैसे मान लें हम इसका स्ट्रक्चर ऐसा बना लीजिए, सपोज ये हो गया इसका माइनस। ठीक है, ये यहाँ गया माइनस, यहाँ पे क्या हो गया प्लस। बाकी आप लिख सकते हो इसका स्ट्रक्चर किस तरह से, ये हो गया O और ये H, समझ रहे। एक स्ट्रक्चर तो ये हो गया। और एक स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, चाहो तो ये इस हाइड्रोजन को यहाँ पर शिफ्ट कर दो, इस हाइड्रोजन को यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं तो क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा, N हो गया। ये हाइड्रोजन का शिफ्टिंग अगर यहाँ पे आ गया तो ये OH हो गया। ये अपने आप में रहने दीजिए यहाँ पे इसको, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एक तरह से कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे का कौन सा स्ट्रक्चर बन गया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बन गया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, इस तरह से। बाकी आप चाहो तो इलेक्ट्रॉन को सजा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 हो गया, 2 4 हो गया, 2 6 हो गया, यहाँ भी सजा सकते हो। यहाँ पे आपका यहाँ भी दे सकते हो, यहाँ भी दे सकते हो, 2 2 4 2 6। तो इस तरह से आप नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर तैयार कर चुके हो। नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर आपका तैयार हो चुका है। आई थिंक इसके बाद आप नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर हमेशा याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, इसका शेप क्या होता है, ट्रिगोनल प्लेनर होता है। ट्रिगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर्स होता है, ट्रिगोनल प्लेनर इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं। ट्रिगोनल प्लेनर बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या है, नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी, नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्या होगा, sp2। ये भी याद रखना है कि नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp2 आएगा। क्या आएगा, sp2 इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा नाइट्रोजन का इन नाइट्रिक एसिड्स। इज इट क्लियर। अब हम लोग चलते हैं किसमें, कि नाइट्रिक एसिड का लैब प्रिपरेशन में जाएंगे। उसके बाद देखेंगे एक और प्रिपरेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बायोस्टवाल्ट प्रोसेस। ठीक है, तो ये तो इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम मिटाएंगे इसको। ठीक है, तो ये चीज़ आप स्क्रीनशॉट इसका कवर करो। तो देखिए, इसके बाद हम लोग अब आगे की ओर बात करेंगे। नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर आपको सिखा चुके हैं, अब हम लोग इसकी लैब प्रिपरेशन की बात करेंगे। सबसे पहले आप देखिए लैब प्रिपरेशन का, नाइट्रिक एसिड का लैब प्रिपरेशन किस तरह से होता है, ध्यान देंगे आप इस बात पे। सबसे पहले
आपकी लैब मेथड को दिखा रहा हूँ, लैब प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। लैब प्रिपरेशन में क्या कीजिए, पोटासियम नाइट्रेट या फिर सोडियम नाइट्रेट को हीट कर दीजिए सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। पोटासियम नाइट्रेट पहले चलिए, ये हो गया KNO3। पोटासियम नाइट्रेट को किसके साथ हीट करना है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। इसलिए क्या होगा, हमको तो चाहिए नाइट्रेट आयन है और सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको इसके साथ आप हीट कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, HN। यहाँ से एक H ले लीजिए, यहाँ से एक H ले लीजिए। मान लें कि 200 डिग्री सेल्सियस पे इसको हम हीट कर रहे हैं, ठीक है, 200 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट किया जा रहा है, मान के चलिए इसको, ठीक है। इसको हीट कर दिए तो क्या बना लेगा ये, आप बताइए क्या आपको बनाना था, नाइट्रिक एसिड तैयार हो गया और एक H तो यहाँ शिफ्ट हो गया, एक H यहीं रह गया, अब K इसके साथ मिल गया, क्या बनाएगा, KHSO4 पोटासियम बाइसल्फेट बना दिया, पोटासियम बाइसल्फेट या पोटासियम हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मेशन किया। इज इट क्लियर। अब इसी तरह से सोडियम नाइट्रेट ले लेते हैं, NaNO3 और H2SO4, ठीक है, इसको भी हीट कर दिए। सपोज इस तरह पे क्या बना लेगा बताइए, HNO3 और सोडियम बाइसल्फेट, क्या बनाएगा, सोडियम बाइसल्फेट। तो ये आपको लैब प्रिपरेशन ध्यान में रखना है, ये चीज़ कोई ज़्यादा मतलब कि ये क्या बोलते हैं, हार्ड नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है, आपको आसानी से याद रह जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि हो सकता है यहाँ पे पोटासियम का सल्फेट भी बन सकता है, K2SO4 भी बन जाएगा और यहाँ पे Na2SO4 भी बन सकता है। वो कब बनेगा, इससे ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट कर दीजिए तो वो दे देगा, इससे ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट कर दीजिए तो वो मिल जाएगा आपको। बाकी अगर नहीं इतना पे चलिएगा तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया लैब प्रिपरेशन, ध्यान में रह जाएगा। अब हम आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन पढ़ाने जा रहे हैं, आपका ओस्टवाल्ड प्रिपरेशन, ठीक है। तो ओस्टवाल्ड मेथड क्या है, ध्यान दीजिएगा। ओस्टवाल्ड मेथड क्या है, अब है ओस्टवाल्ड प्रोसेस। तो ओस्टवाल्ड प्रोसेस में क्या होता है ना कि ये 3 स्टेप में बनेगा, ठीक है। ये 3 स्टेप लेगा, 3 स्टेप में बनेगा। 3 स्टेप में पहला स्टेप जो होता है, फर्स्ट स्टेप में हम बात कर रहे हैं, स्टेप 1 की बात कर रहे हैं हम। स्टेप 1 में क्या होता है, कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ एमोनिया। कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ एमोनिया से क्या होगा कि हमको नाइट्रोजन का मोनोऑक्साइड मिल जाएगा। तो सबसे पहला है कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया का मतलब NH3 का ऑक्सीडेशन जब कराओगे तो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये बना देगा आपको नाइट्रोजन का मोनोऑक्साइड और यहाँ पे वाटर मिलने वाला है, ठीक है। अब बाकी क्या करो, इसको बैलेंस कर लो, 4 यहाँ भी लगा लीजिए आप चाहो तो 4, ठीक है। तो देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो गया, 4 हो गया, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या कीजिएगा 4 हो गया, तो हाइड्रोजन कितना लगाना है, 4 3 जा 12, इसके मतलब यहाँ पे 6 लगा दीजिए। अब कितना हो गया, 6 4 10, यहाँ पे 5 लगा दीजिए, ठीक है। ये हो गया पहला स्टेप में आपको क्या मिला, नाइट्रोजन का मोनोऑक्साइड। पहला के स्टेप में क्या मिला, नाइट्रोजन का मोनोऑक्साइड। यही नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को हम सेकेंड स्टेप में यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। इसी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को हम सेकेंड स्टेप में यूज करेंगे। तो स्टेप सेकेंड में क्या है, स्टेप सेकेंड में नाइट्रोजन का जो मोनोऑक्साइड्स है उसका भी हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। बात समझ में आ रही, यहाँ पे 2 कर दीजिए आप, ठीक है, यहाँ भी 2 कर दीजिए, 2 या 4 हो गया, तो यहाँ भी 2 कर दीजिए, वही रहने दीजिए, 2 2 4 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड मिल गया सेकेंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में इसी का यूज करेंगे हम, किसका यूज करेंगे, नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड का यूज करेंगे। थर्ड स्टेप में हो गया नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड का यूज करेंगे, NO2 का यूज करेंगे, ठीक है, NO2 का यूज करेंगे। तो NO2 का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे हम, वाटर के साथ कराएंगे। क्या बन जाएगा आपका, देखिए कितना आसानी से क्या बन रहा है, HNO3 और साथ NO भी मिलेगा। क्या मिलेगा, NO मिलेगा। तो देखिए HNO3 आपका तैयार हो गया। NO2 का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, वाटर के साथ। ये 3 स्टेप आपको याद होना चाहिए। ओस्टवाल्ड प्रोसेस से मतलब कि ओस्टवाल्ड प्रोसेस से 3 स्टेप में क्या बन गया आपका, नाइट्रिक एसिड्स। एक लैब प्रिपरेशन बता दिए और एक आपका बता दिए हैवी लार्ज स्केल पे जो प्रिपरेशन होता है बाई ओस्टवाल्ड प्रोसेस। 3 स्टेप शायद आपको याद रह जाएगा, इस कोई डिफिकल्ट नहीं, कोई हार्ड नहीं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके आपके केमिकल्स प्रॉपर्टीज़ में चलते हैं, इससे केमिकल प्रॉपर्टी को देखते हैं। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ का क्या कहता है, आप इसका स्क्रीन सब कवर कर लीजिए।
तो इसके केमिकल प्रॉपर्टी में क्या है? सबसे पहले है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इज इट क्लियर कि ये क्या है? सबसे पहला मेन चीज़ यहाँ पे ये है कि हमारा जो ये है केमिकल प्रॉपर्टीज में इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे, केमिकल रिएक्शंस देखेंगे इसके, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड में सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है नाइट्रिक एसिड का। HNO3 का क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ये बहुत सारे मेटल्स और नॉन मेटल को क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज कर देते हैं, मतलब उसको ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा देते हैं। ठीक है, मेटल है, नॉन मेटल के कंपाउंड्स है, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करता है? ये बढ़ा देता है। आप कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कब कहलाता है पता है ना? ठीक है, मान लें नाइट्रिक एसिड है, तो ये है कि क्या करेगा? एक नेसेंट ऑक्सीजन लाइब्रेट करके देगा, मतलब एटॉमिक ऑक्सीजन लाइब्रेट करके देगा। ठीक है, और वही नेसेंट ऑक्सीजन, वही फ्री एटॉमिक ऑक्सीजन दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करेगा। वही नेसेंट ऑक्सीजन दूसरे को ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करेगा, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मान लें कि HNO3 कहाँ से आएगा? ये चीज़ रिएक्शन ध्यान दीजिएगा, इस अगर डिकम्पोज करेगा तो नेसेंट ऑक्सीजन और NO2 बनाता है, और ये क्या होता है? वाटर भी देता है। ध्यान दीजिएगा ये चीज़, ये रिएक्शंस आप ध्यान देंगे इसको। ये डिकम्पोज करके NO2 देगा और वाटर देगा, और यही एटॉमिक ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीडेशन में हेल्प करने जा रहा है, यही एटॉमिक ऑक्सीजन। तो इसमें क्या है? कुछ रिएक्शन देखेंगे मेटल के साथ, कुछ डाइल्यूट के साथ देखेंगे। यहाँ पे दिक्कत ये है कि नाइट्रिक एसिड के साथ क्या होता है? डाइल्यूट एसिड के साथ और कंसनट्रेटेड एसिड के साथ थोड़ा उसका व्यवहार चेंज हो जाता है। डाइल्यूट के साथ कुछ अलग चीज़ मिलता है। ठीक है, कुछ जो ऑक्साइड होते हैं नाइट्रोजन के वो चेंज करते हैं। वही बात को ध्यान रखना है, वही बात को हम लोग को ध्यान रखना है कि ऑक्साइड डाइल्यूट के साथ क्या मिलेगा और आपका कंसनट्रेटेड के साथ क्या ऑक्साइड का फॉर्मेशंस वो करेगा। तो ध्यान देंगे हम लोग बात को कि अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे नाइट्रिक एसिड का रिएक्शंस हम करा रहे हैं, ये आपकी बुक में भी कवर किया हुआ है। नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन हम कराएंगे किसके साथ? अगर हम देखते हैं यहाँ पे कॉपर मेटल है, क्या है यहाँ पे? क्या लिखते हैं हम लोग? कॉपर मेटल प्लस नाइट्रिक एसिड यहाँ पे लिख देते हैं डाइल्यूट, और यहाँ पे कॉपर मेटल लिख देते हैं नाइट्रिक एसिड, और यहाँ पे लिख देंगे कंसनट्रेटेड। ठीक है, तब देखिए ये जो प्रोडक्ट जो मिलने वाला है ये तो मेटल का सॉल्ट बनाएगा, मेटल का सॉल्ट बनाएगा तो कॉपर और नाइट्रेट मिलकर क्या बना लेगा? कॉपर नाइट्रेट बना लेगा। इज इट क्लियर? कॉपर का नाइट्रेट ही तैयार कर दिया। जब ये कॉपर का नाइट्रेट तैयार किया तो ये दो प्रोडक्ट कॉमन होता है। ठीक है, वाटर भी कॉमन है, वाटर सारे में आएगा, तो आप वाटर लिख दो। ठीक है, यहाँ भी वही कहानी आप लिख सकते हो, कॉपर नाइट्रेट, ये दोनों में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ये आपको मिलना ही मिलना है। हाँ, चेंज क्या होता है डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड में कि यहाँ पे हमको अब जो ऑक्साइड मिल रहा है नाइट्रोजन का NO मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा? NO2 मिलेगा। मतलब आपको ये याद रखना है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार होंगे कि अगर कॉपर नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट के साथ रिएक्ट करता है तो किस टाइप का ऑक्साइड नाइट्रोजन का मिलता है। ऑप्शन में रह सकता है N2O, NO2। तो ये बात को ध्यान में रखेंगे कि किस तरह से हम इसका रिएक्शन को लिखें और याद रखें इसको। मान लें कि यहाँ पे बैलेंस कर लेते हैं हम लोग, 3 हो गया, ये 8 हो गया, सपोज 8 HNO3, 3 यहाँ पे 3 कॉपर्स ले लेंगे यहाँ पे, समझ रहे हैं? हाइड्रोजन कितना हो गया? 8 हो गया, 8 हो गया तो आप यहाँ पे 4 लगा दीजिए, 4H2O हो गया। अब नाइट्रोजन कितना हो गया? देखिए 8 हो गया नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है? देखिए 3 2 जा 6 नाइट्रोजन, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको? 2 NO लगा दीजिए, आपका सारा रिएक्शंस क्या होगा? बैलेंस हो जाएगा। समझ रहे हैं? अब मान लें कि यहाँ पे हमने लगा दिए 4, यहाँ पे 4 लगा दिए तो 4 हो गया यहाँ पे, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 4 N है, तो 2 N ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे लगा दीजिए 2 2 जा 4 हो जाएगा। हाइड्रोजन कितना? 4 है, तो यहाँ पे लगा दीजिए 2। समझ गए? तो इस तरह से 12 हो गया, 6 2 8 14। तो इस तरह से क्या हो गया? आपका रिएक्शंस बैलेंस हो गया। डाइल्यूट के साथ अलग बिहेवियर, और क्या कहता है? कंसनट्रेटेड के साथ अलग बिहेवियर शो करने वाला है। उसी तरह से जिंक के साथ क्या कहानी है? जिंक प्लस HNO3 डाइल्यूट क्या बनाएगा? जिंक का नाइट्रेट, जिंक का सॉल्ट बनाएगा, जिंक नाइट्रेट को तैयार कर लेगा। बाकी H2O रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए। और यहाँ पे जो ऑक्साइड बनेगा हमारे N2O, क्या बनेगा? तो N2O बनेगा। देखिए खाली यही चेंज हो रहा है, N2O। यहाँ पे लीजिएगा जिंक, HNO3 कॉन्क लीजिएगा, कॉन्सेंट्रेटेड में क्या बनेगा? जिंक नाइट्रेट तो बनेगा ही बनेगा, और आपके साथ वाटर भी मौजूद रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा?
यहाँ पे क्या आ जाएगा NO2। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे देखिए आप जिंक के साथ भी दिखा दिए और आपका कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट के साथ अलग अलग आपको ऑक्साइड मिल रहा है नाइट्रोजन का। एक केस में आपको क्या मिल रहा है N2 और दूसरे केस में क्या मिल रहा है NO2 का फॉर्मेशन कर रहा है। ये बात आपको क्लियर हो चुका है कि ये रिएक्शन आपको याद ही रखना है। और भी बहुत सारे मेटल जैसे Ag के साथ, सिल्वर के साथ, मरकरी के साथ, आयरन के साथ, ठीक है, ये सब के साथ क्या है ऑक्साइड के साथ मिलेगा NO मिलेगा, नाइट्रोजन का मोनोऑक्साइड NO याद रखिएगा। सिल्वर के साथ करा दो, ठीक है, सिल्वर के साथ करा देंगे, या फिर आपका क्या बोलते हैं आयरन के साथ करा देंगे, मरकरी के साथ करा देंगे, तो वहाँ पे ऑक्साइड क्या होता है नाइट्रोजन का मोनोऑक्साइड मिलता है। तो इतनी बात अभी समझ में आ गई। अब हम लास्ट लिए चल रहे हैं आपको इसकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर, कुछ नन मेटल को किस तरह से ये ऑक्सीडाइज करके मतलब कि ऑक्सीडाइज करता है ये देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए हम इसको आपका स्क्रीनशॉट कवर कीजिए और हम लोग तुरंत बना लेते हैं इसको, ठीक है। क्या होता है देखिए, यहाँ मिटा देते हैं। अब किस तरह से कुछ मेटल्स और नॉन मेटल को ये ऑक्सीडाइज करता है, क्या बोलते हैं नॉन मेटल्स को। तो ध्यान दीजिएगा कि मान लें कि हमारे पास नॉन मेटल सबसे पहला आ गया आयोडीन। क्या है आयोडीन? आयोडीन का जो रिएक्शन हम इसके साथ कराते हैं HNO3 के साथ, HNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा इसमें HiO3 बनेगा, HiO3। और ये दो चीज़ आपका कॉमन रहेगा, ये H2, समझ रहे हैं। उसी तरह से कार्बन के साथ कराएंगे HNO3 का, तो क्या बनाएगा CO2, NO2 और H2। देखिए याद रखना बड़ा आसान है। फास्फोरस के साथ कराएंगे या फिर सल्फर के साथ S8 के साथ कराएंगे, सल्फर के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा HNO3, यहाँ पे बनेगा H2SO4, समझ रहे बात को, NO2 और H2। फास्फोरस के साथ कराएंगे P4 के साथ HNO3 को, तो क्या देगा आपको ध्यान दीजिएगा, क्या देगा P4 देगा, H3PO4 बनाएगा और NO2 बनाएगा और क्या बनाएगा H2O का निर्माण करेगा, फॉर्मेशन करेगा। इससे आप समझे क्या, इससे हम लोग को कंक्लूजन क्या मिला कि आयोडीन किस में बदल जा रहा है आयोडिक एसिड में। आयोडीन किस में बदल रहा है आयोडिक एसिड में, मतलब जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से कहाँ पे पहुँच रहा है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से कहाँ पे जा रहा है ये +5 में जा रहा है, +5 में जा रहा है। +5 कैसे निकालिएगा आप, HiO3 है मान लिए, हम आयोडीन को X मान लिए, इसको +1 मान लिए, ऑक्सीजन 3 गो है, -2 बराबर 0, तो 1 + x - 6 = 0, x = क्या हो गया +5, ठीक है। अब कार्बन को किस में बदल दे रहा है CO2, ठीक है। यहाँ 0 से किस में जा रहा है ये ध्यान दीजिएगा +4 में, ऑक्सीडाइज हो रहा है। एसिड यहाँ 0 से किस में जा रहा है +6 में जा रहा है, ठीक है, 0 से +6 में सल्फर पहुँच रहा है। P4 0 से कहाँ पे जा रहा है +5 में जा रहा है, समझ रहे बात को। तो किस तरह से ऑक्सीडाइज कर रहा है, देख रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जा रहा है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं इसको बैलेंस। तो यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ 10 लगा देते हैं, सपोज यहाँ 10 लगा दिए, तो क्या हो जाएगा ध्यान दीजिए, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 10 लगा दिए, तो यहाँ पे 10 लगा हुआ, तो यहाँ क्या कीजिएगा 10 NO2 हो जाएगा। हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा 5H2, क्या हो जाएगा 5H2 हो जाएगा। सिमिलरली इसको ही बैलेंस करना है, तो क्या कीजिएगा इसको, अगर यहाँ पे हम लगा देते हैं कि क्या आपका एसिड है, एसिड में यहाँ पे पहले लगा लीजिए आप नाइट्रिक एसिड। इस तरह से सिमिलरली क्या कीजिएगा, इसको 48 ले लीजिए, यहाँ पे 48 लेने के बाद यहाँ पे 48 हो गया NO2। अब हो गया यहाँ पे हाइड्रोजन कितना 48 हो गया, 48 हाइड्रोजन का मतलब हो गया ऑलरेडी यहाँ 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हमको लेना होगा 32, 18H2, ठीक है, 18H2 अगर यहाँ ले लेते हैं तो बैलेंस हो जाता है हमारा 48 हाइड्रोजन। यहाँ पे हम 20 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ 20 ये हो जाएगा आपका, ठीक है। बाकी यहाँ पे हाइड्रोजन 3 ऑलरेडी है, तो आप बैलेंस कर सकते हैं, कितना हो जाएगा आपका 3 हाइड्रोजन ऑलरेडी है, तो वहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितना होना चाहिए 20H है, यहाँ 20 HNO3, तो H3PO4 3, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या आपका 5, 20 और 5H2। तो इस तरह से आप देखो कि इस रिएक्शंस को क्या करना है, इसी तरह से आप इसको बैलेंस कर सकते हो अपने लगा। खाली ये समझ जाइए कि आप किस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट इसका चेंज हो रहा है, किस तरह से हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बदल रहा है, +0 से +5, 0 से 4, 0 से +6, 0 से +5।
ये तो आप देख रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट इस तरह हिसाब से चेंज हो रहा है। हाँ, तो देखिए इस तरह से किस तरह से आपका ऑक्सीडेशन स्टेट इसका बदल रहा है, आपको बता चुके हैं कि इस तरह से I2 से जा रहा है, मतलब कि 0 से जा रहा है +5 में, 0 से +4 में, 0 से this में +6 में, और यहाँ पे 0 से +5 में जा रहा है। तो इस तरह से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर रहा है। ठीक है, अब बात आती है इसका थोड़ा बैलेंसिंग को देख लेते हैं हम लोग। क्या है, मान लें यहाँ पे 10 लगा दीजिए, आप 10 लगा दीजिए यहाँ। ठीक है, हम जैसे 10 लगाएंगे, यहाँ पे 2 आयोडीन है, आप 2 यहाँ कर सकते हैं, 2 कर दीजिए। यहाँ पे देखिए 10 तो नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा 10 NO2 कर दीजिएगा। हाइड्रोजन 10 है, यहाँ पे कितना है 2 हाइड्रोजन पहले से उपस्थित है, यहाँ पे क्या करेंगे 4 2 जाए 8। समझ रहे बात को, ये 4 2 जाए बैलेंस हो गया आपका। दूसरा कहानी देखिए कि यहाँ पे हम 4 HNO3 लगाएंगे, जैसे ही 4 लगाएंगे तो बोलिए नाइट्रोजन कितना हो गया 4। देखिए बैलेंसिंग कितना आसान है 4। अब यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन, कार्बन तो यहाँ एक है, यहाँ भी कार्बन एक है, छोड़ दीजिए। यहाँ पे नाइट्रोजन 4, हाइड्रोजन 4 हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, क्या लगाएंगे यहाँ पे OH। समझ रहे हैं, तो हो गया आपका ऑक्सीजन कितना हो गया 12, यहाँ पे हो गया 4 2 जाए 2 10 2 12। इज इट क्लियर। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, S8 है, यहाँ पे करेंगे 48 यहाँ पे करेंगे। समझ रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 48 हो गया, तो यहाँ भी क्या कीजिएगा 48 कर दीजिए। 48 यहाँ पे हम लोग कर देते हैं। यहाँ पे करेंगे देखिए S8 है, 8 है, तो 8 सल्फर लाने के लिए 8 कीजिएगा, तो 8 2 जा 6 हाइड्रोजन यहाँ 48 है, यहाँ पे 16 हो गया। अब कितना बचा, वहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी 16, मतलब कि 32। यहाँ पे कर सकते हैं 16, मतलब कि 16 और 32 क्या हो जाएगा 16 और 32 देखिए आपका 48 हाइड्रोजन हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं 20 लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 फास्फोरस है, तो यहाँ क्या करेंगे हम 4 लगा दिए। 20 है तो 20 NO2 हो गया, ध्यान दीजिए। अब 20 हाइड्रोजन है, यहाँ तो 12 हाइड्रोजन ऑलरेडी है। 12 और 8 क्या हो जाएगा 4 2 जा 8, 12 8 आपका क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। इज इट क्लियर। तो आपको सारे रिएक्शंस मैंने आप केमिकल्स प्रॉपर्टी भी समझा दिया, नाइट्रिक एसिड ओवरऑल मतलब इसके बारे में सारी जानकारी मैंने आपको दे दिया। आप इसको टाइम टू टाइम रिवाइज करो, टाइम टू टाइम पढ़ो, आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। आज हमारा क्या हुआ, नाइट्रोजन फैमिली मैंने आपको कंप्लीट करके दिया है, जो टर्म 1 का सिलेबस है। ठीक है, अब मैं आपको नाइट्रोजन फैमिली पर क्या लेके आने वाला हूँ, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहेंगे। नाइट्रोजन फैमिली पे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाले हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की हम लोग इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे, और जो ओवरऑल पढ़ें उससे करवाएंगे, कुछ एडवांस लेवल के ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। तो हम लोग चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नाइट्रोजन फैमिली के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलेंगे। इसके अलावा आपके पैरेलल में भी वीडियो चल रहा है हमारा, हेलो अल्केन्स, हेलो एरीन्स है, बायोमोलिक्यूल्स है, सारी चीज़ें प्रोवाइड करके आपके लिए रखे हुए हैं। आप टाइम टू टाइम पढ़ो, आपका काम है सिर्फ पढ़ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।